अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 केस फ्लो स्टेटमेंट। आज हम थियरी देखेंगे, आगे के लेक्चर में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लर्न करेंगे। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ने से पहले उसका प्रैक्टिकल यूज समझो तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। केस फ्लो स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होता है? हम जब लोन लेने जाते हैं, बैंक वाले हमारे प्रॉफिट में नहीं केस फ्लो में इंटरेस्टेड होते हैं। प्रॉफिट तो हमने 10 लाख दिखाया, लेकिन हमारे जो सेल्स हुआ था, जो डेटर्स है वो 50 लाख नहीं आने वाले हैं, तो हम प्रॉफिट दिखाते हैं लेकिन रियल में है नहीं। इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं, केस जनरेशन फ्रॉम बिजनेस वह बैंक में देखा जाता है। इसीलिए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, CMA में केस फ्लो स्टेटमेंट हम साथ में बना के देते हैं। सेकंड, कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में केस फ्लो स्टेटमेंट उसका पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट है। कंपनी के लिए केस फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, केस फ्लो स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, लेकिन वो केस अकाउंट का डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। हम केस अकाउंट में जो रिसीप्ट होता है वो डेबिट करते हैं, जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट करते हैं। फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। अकाउंट होता तो हम डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट है तो हम एड लेस फॉर्मेट में लिखेंगे और उसको 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिवाइड कर देंगे। हमें केस फ्लो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केस फ्लो स्टेटमेंट लर्न करना है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग किसको बोलते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, केस क्या है, केस इक्विवेलेंट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का केस फ्लो डायरेक्ट मेथड में कैसे फाइंड करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में कैसे फाइंड करेंगे, वो सब टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करने हैं। फ्रेंड्स, यूजर ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट को कहाँ कहाँ केस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से जनरेट करने का एबिलिटी है, वह सब इंफॉर्मेशन केस फ्लो स्टेटमेंट्स में से मिल जाता है। जो डिसीजन मेकर है वो सिर्फ केस कहाँ से जनरेट होती है वही रिलेवेंट नहीं है, उसके लिए कब जनरेट होती है, टाइमिंग जनरेट होगी वो पक्का है, दैट इज़ द सर्टेनिटी, वो भी आपको केस फ्लो स्टेटमेंट में से मिल जाएगा। केस फ्लो स्टेटमेंट 2 पॉइंट ऑफ टाइम यानी 2020 एंड 2021 यानी कि हिस्टोरिकल चेंज जो केस में हुआ है वही केस फ्लो स्टेटमेंट में क्लासिफिकेशन करके प्रेजेंट करेगा। केस फ्लो स्टेटमेंट में से हमें एंटिटी का लिक्विडिटी, क्वालिटी ऑफ द अर्निंग एंड सोल्वेंसी वह सब मालूम पड़ेगा। कोरोना के टाइम बिल्डर के पास 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, लेकिन चाय पीने का 100 रुपीज़ नहीं है तो वो जी नहीं पाएगा। ऐसे कई बिजनेस है जो लिक्विडिटी की वजह से भी उसको वाइंडिंग अप करना पड़ता है। नाउ सोल्वेंसी, फ्रेंड्स, हमारे पास ऑपरेशन में से फंड जनरेट होता है तो हम लंबा बिजनेस चलाएंगे। बैंक बैलेंस 10 लाख है लेकिन वो 50 लाख लोन लिया है, उसमें से पड़ी है, तो हमारे लिए बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करना में भी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ जनरेशन केस फ्लो से मालूम पड़ेगा। केस फ्लो क्या करता है, केस एंड केस इक्विवेलेंट में जो चेंज है, पूरे साल में इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ वो दिखाता है। ट्रेडिंग फ्रॉम ऑपरेशन में से कितना हमें केस मिला है, वह केस हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट में कितना करेंगे, फिक्स एसेट में कितना करेंगे, हम डिविडेंड कितना पे करेंगे, टैक्स कितना पे करेंगे, और वो सब पे करने के बाद फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो ज़्यादा फंड बचा हुआ है वो प्लाउड बैक, री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट कितना करेंगे, उसका सब प्लानिंग केस फ्लो स्टेटमेंट से हमें मालूम पड़ता है। हमने आगे देखा केस फ्लो स्टेटमेंट है वो 2 पॉइंट ऑफ टाइम का कंपैरिजन है। 2020 एंड 2021 में हमारा केस बढ़ा या कम हुआ, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, वो सब हमें केस फ्लो स्टेटमेंट से मालूम पड़ेगा। केस फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो यानी सोर्स यानी कहाँ से फंड आएगा, इश्यू ऑफ शेयर करेंगे, डिबेंचर करेंगे, बैंक लोन लेंगे, असेट सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, और ऑपरेशन हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसमें से जो हमें फंड मिलेगा वो सोर्स ऑफ द फंड है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स है, रीपेमेंट ऑफ द लोन है, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पास्ट लॉसेस, वो सब हमारा एप्लीकेशन ऑफ द फंड है। फ्रेंड रिमेंबर दैट यहाँ पे केस वर्ड इंक्लूड द बैंक अकाउंट, हम जब केस बोलेंगे तब बैंक अकाउंट भी उसमें आ जाएगा। इंक्रीज इन केस है वो सोर्स है, डिक्रीज इन केस है वो एप्लीकेशन है। रिमेंबर दैट हम केस का इनफ्लो आउटफ्लो यानी मूवमेंट ऑफ केस सेपरेटली दिखाएंगे। और काउंसिल ऑफ ICAI ने A3 में बोला है केस इंक्लूड द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एज वेल एज केस इक्विवेलेंट इंक्लूड्स हाईली लिक्विडेबल शॉर्ट टर्म लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑल्सो, यानी 3 मंथ के अंदर जो हमारे मैच्योर होने वाली है और जिसमें रिस्क नहीं है ऐसी सिक्योरिटी है वो भी केस इक्विवेलेंट में फॉल होगा। नियर फ्यूचर में कुछ कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट पे करने के लिए हमें आइडल केस पड़ा हुआ है तो उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो केस इक्विवेलेंट माना जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से में 3 महीने की देर है, तब तक हमने बैंक का FD ले लिया तो वो केस इक्विवेलेंट है। फ्रेंड केस फ्लो स्टेटमेंट में केस इक्विवेलेंट का ओपनिंग क्लोजिंग आता है, चेंज इन केस इक्विवेलेंट हम नहीं दिखाते। उसका मतलब केस डिपॉजिटेड इन द बैंक वो हमारा केस फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अगेन केस फ्लो एक्टिविटी को बेसिक इनफ्लो है तो इंक्रीज होगा केस, एंड आउटफ्लो है तो केस हमारा डिक्रीज होगा। एंड केस फ्लो समझना है आपको तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में समझने के लिए सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लोन एक्सेट्रा, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, इन्वेंटरी, डेटर्स, कैश, ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स असेट है उसके रिलेटेड कुछ भी इनफ्लो आउटफ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेस है, सेल है, एक्वायर है, डिस्पोजल है, उसका इंटरेस्ट है, उसका डिविडेंड है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इक्विटी, प्रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म डेट, उसका इंटरेस्ट, डिविडेंड, इश्यू, रिडम्पशन, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्रेडिटर्स, प्रोविज़न, रिजर्व सरप्लस, इन्वेंट्री एंड डेटर्स, ये है हमारा डेटर्स है। तो डेटर्स है वो भी आपका इन्वेंट्री है, डेटर्स है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। केस एंड केस इक्विवेलेंट वो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग में आएगा। ऑपरेटिंग में अभी वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट हम बाद में आगे लर्न करेंगे, लेकिन फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेट, फाइनेंसिंग, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑपरेटिंग, एंड यहाँ पे आएगा केस एंड केस इक्विवेलेंट। कीप कंटिन्यू फ्रेंड्स। तो हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी डिस्कस करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, हम ट्रेडर है, हमारा प्रोविजन चलाते हैं, हम ऑयल, गेहूँ सब बेचते हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है, हम CA हैं, रिटर्न फाइल, ऑडिट, ये सब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन लैंड बिल्डिंग परचेस करना हमारे लिए इन्वेस्टिंग है, लेकिन बिल्डर के लिए लैंड एंड बिल्डिंग ऑपरेटिव है। हमारे लिए लोन गिवन है वो इन्वेस्टिंग है, लोन टेकन है फाइनेंसिंग है, लेकिन बैंक के लिए लोन है वो ऑपरेटिंग है। तो बैंक के लिए लोन ऑपरेटिंग, बिल्डर के लिए लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टिंग, इसीलिए एक्टिविटी का बेस है वो उसका नेचर ऑफ बिजनेस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कौन सा बिजनेस करते हैं उसके रिलेटेड एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इसीलिए प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी ऐसा बोला है आपको।
हम यहाँ पे नेट इम्पैक्ट देखेंगे। हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, वो सब दिखाएंगे। नेट कैश फ्लो ऑपरेशंस का हम फाइंड करेंगे। कोई भी बिजनेस का हेल्थ देखना है, उसका सॉल्वेंसी देखना है, फ्यूचर वायबिलिटी देखना है, तो उसका की इंडिकेटर है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है। हम ऑपरेशंस में से सफिशिएंट कैश जनरेट करेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल, बिजनेस कैपेबिलिटी मेंटेन होगा, डिविडेंड पे होगा, लोन रिपेमेंट होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो नया इन्वेस्टमेंट हम कर पाएंगे। तो नए इन्वेस्टमेंट हम एक्सटर्नल सोर्स में से लोन लेके नहीं, प्लाउड बैक करके रीइन्वेस्टमेंट और बिजनेस करके करेंगे, तभी हमारा हेल्थ और बिजनेस अच्छा रहेगा। वर्किंग कैपिटल का चेंज भी हम आगे समझेंगे, और बेनिफिट हम हिस्टोरिकल चेंज जान के हम फोरकास्टिंग, केस बजट, केस फ्लो स्टेटमेंट के बेस पे कर सकते हैं। ऑपरेटिंग के एग्जाम्पल है, गुड्स एंड सर्विस सेल किया है उसमें से केस मिला है, रॉयल्टी फी कमीशन उसमें से केस मिला है, परचेज का, गुड्स का, सर्विस का, पेमेंट क्या है, एम्प्लॉय को पेमेंट किया है, ये सब ऑपरेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, आइदर इनफ्लो और आउटफ्लो। हम इंश्योरेंस कंपनी है तो प्रीमियम एंड क्लेम है वो ऑपरेटिंग है, और हम ट्रेडर है तो हमारा स्टॉक का इंश्योरेंस ऑपरेटिंग है, फिक्स एसेट का इंश्योरेंस इन्वेस्टिंग है। उसी तरीके से इनकम टैक्स है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट रिसीव्ड का टीडीएस है वो इन्वेस्टिंग है, इंटरेस्ट पेड का टीडीएस है वो फाइनेंसिंग है। अभी फ्यूचर फॉरवर्ड एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, हम ब्रास का बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हमने डॉलर में सेल परचेस किया हुआ है, अभी हमें ऐसा लग रहा है 2 रुपीज़ का बेनिफिट होने वाला है, लेकिन करेंसी लॉस 4 रुपीज़ का होगा, 4 रुपीज़ का हमारा करेंसी लॉस होगा, तो हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। वो ना हो इसीलिए हम फॉरेन करेंसी के सामने कुछ इंश्योरेंस लेते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट सामने सामने करके स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो रिलेटेड टू ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो ट्रेडिंग एक्टिविटी माना जाएगा। हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो उसका लोन रिलेटेड सब एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग माना जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसका एक्विजिशन है, डिस्पोजल है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो सेपरेटली दिखाएंगे। एसेट बेचा है उसका इनफ्लो, एसेट परचेज किया उसका आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट परचेज का आउटफ्लो, सेल का इनफ्लो, रिसोर्स एंड एप्लीकेशन हम सेपरेटली दिखाएंगे। आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी सी। हमने फिक्स एसेट परचेज किया है, हमने एसेट एक्वायर करके कंस्ट्रक्ट किया है, वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिक्स एसेट्स हमने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है या परचेज किया है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसका रिसर्च है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हमने सेल किया है उसका रिसिप्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बाद में एसोसिएटेड, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी में हमने इक्विटी से परचेस किया, प्रेफरेंस से परचेस किया, उसमें कुछ इन्वेस्ट किया है, उसके रिलेटेड सब एक्टिविटी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन उसका ट्रेडिंग पर्पस नहीं होना चाहिए। बाद में लोन गिवन, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है। लोन का रीपेमेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड स्वेपिंग जो अभी आगे डिस्कस किया वो रिलेटेड टू पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फॉल होगा। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी है, आइदर इश्यू है, रिडम्पशन है, रीपेमेंट है, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फॉल होगा। एंड अनदर थिंग, हमें आगे जैसे देखा ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, इनफ्लो आउटफ्लो सेपरेटली दिखाना है। इश्यू ऑफ शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है, प्रोसीड फ्रॉम लोन है, बोरोड कैपिटल का रीपेमेंट है, वो सब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और फाइनेंस लीज, रिमेंबर फ्रेंड, हम जब रेंट पे करते हैं वो ऑपरेटिंग लीज है, लेकिन हम जब एक्टिवा परचेज किया, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते ही एक्टिवा का ओनरशिप हमारा हो जाएगा, तो उसका जो फाइनेंस लीज का डिफर्ड पेमेंट बाकी है, इंस्टॉलमेंट बाकी है, उसका पेमेंट है वो फाइनेंसिंग लीज में फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसीडर किया जाएगा। अभी ऑपरेशन एक्टिविटी का केस फ्लो 2 तरीके से फाइन करते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, कमीशन रिसीव्ड है, केस सेल है, वो हमारा इनफ्लो है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वेजिस, एडमिन, एसएनडी, वो सब हमारा आउटफ्लो है। तो वो डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें यूजफुल रहेगा। इनडायरेक्ट मेथड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स,
उसके लिए आपको डिटेल में थोड़ा समझना चाहिए। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जीपी यहाँ ले आते हैं, बाद में कमीशन रिसीव्ड, बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ पे एडमिन एक्सपेंस, एसएनडी, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ऐसे सब एक्सपेंसेस लिखने के बाद, एप्रोप्रिएशन लिखने के बाद एनपी मिलता है। हम जब एनपी फ्रॉम पीएनएल से स्टार्ट करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करेंगे लाइक डेप्रीशिएशन। नॉन ऑपरेटिंग यानी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, लाइक इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड पेड है, वो ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, वो सब हम ऐड करेंगे। बाद में वर्किंग कैपिटल का चेंज इनडायरेक्ट मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड रिमेंबर दैट डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी वो हमारा वर्किंग कैपिटल का चेंज हम जब कंसीडर करेंगे तो लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा केस इंक्रीज होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा केस भी डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बाद में हम इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे और हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इनडायरेक्ट मेथड है, वही बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है, एनपी से स्टार्ट करो, उसको एडजस्ट करो, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करो, डिफर्ड अक्रूवल यानी नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो लेस करो, और वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट दो। वो इनडायरेक्ट मेथड की बात है। अगेन रिपीट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को जो हम ग्रॉस सेल है, ग्रॉस कैश परचेज पेमेंट है, वो सब ओपनिंग क्लोजिंग से एडजस्ट करेंगे। हमारा जो सेल है उसमें ओपनिंग डेटर्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग डेटर्स लेस करेंगे, तब हमें कलेक्शन मिलेगा। वैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने के बाद हमें कैश रिसीव्ड और पेमेंट मालूम पड़ेगा। तो कैश रिसीव्ड, कैश पेड वो डायरेक्टली हम डायरेक्ट मेथड में लिखेंगे। इसीलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर आइटम को ओपनिंग क्लोजिंग से एडजस्ट किया जाता है तो ही हमें कैश रिसीव्ड और पेमेंट मिलता है। डायरेक्ट मेथड में यूज़ रहता है। डायरेक्ट मेथड में कई सारी चीज़ इजीली एस्टिमेट करने के लिए मिल जाती है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड एप्रोप्रिएट है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्ट मेथड की जगह पॉपुलर मेथड इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड अगेन रिपीट दैट, एनपी में क्या क्या एडजस्ट करना है, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस, और बाद में इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट आपको देना है। अगेन डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल आइटम प्रोवाइड करता है, इसीलिए सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इनडायरेक्ट ओवरऑल प्रेजेंट करता है, इसलिए ब्रेकअप देने में फेल जाता है। एनपीएस पे इनडायरेक्ट मेथड के लिए डेप्रिसिएशन ऐड, इनडायरेक्ट मेथड के लिए एनपी में डेप्रिसिएशन ऐड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस, और वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, असेट के साथ रिवर्स रिलेशन। इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैश, अगेन इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैश, एंड डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन कैश। यहाँ करंट असेट में डिक्रीज है, लायबिलिटी में इंक्रीज है, इसीलिए ऐड। लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन वो याद रखो, इंक्रीज इन लायबिलिटी तो ऐड, डिक्रीज इन लायबिलिटी तो लेस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिक्रीज इन लायबिलिटी तो लेस, इंक्रीज इन लायबिलिटी तो ऐड, डिक्रीज इन करंट असेट तो ऐड, इंक्रीज इन करंट असेट्स तो लेस। और इनकम टैक्स पेड लास्ट में सेपरेटली आपको लेस करना है। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड करना है और लास्ट का पे किया है वो लेस करना है। उसी तरीके से इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड करने के टाइम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम
इनफ्लो में सेल ऑफ द फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, उसका रिलेटेड इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वो सब कंसीडर करना है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने कुछ बोरो किया है, इश्यू किया है, से डिवेंचर लोन, वो हमारा इनफ्लो है। रीपेमेंट रिडम्पशन आउटफ्लो है, उसका रिलेटेड इंटरेस्ट पेड है, वो हमारा आउटफ्लो। डिविडेंड पेड हमारा आउटफ्लो है। फ्रेंड बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक को आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। लेकिन पहले से लास्ट तक वीडियो सुनिए तो ही कंसेप्ट समझ में आएगा। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप ये मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।